आपने 1.5 घंटे का वक्त मांगा था, हम भी सोच लिए थे कि 9:30 बजे ही आपसे पूछेंगे, अब तो 10 बजे। प्रश्न वाजपेयी जी, मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे यहाँ लीडरशिप के इतना पैम्परिंग नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में कभी भी इलेक्शनों के बाद आपको हमारी लीडरशिप नहीं मिलेगी। लीडरशिप की अगर वहाँ शेड्यूल डेट है तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज वो अपने इलाके में होगा या जहाँ पे उसकी शेड्यूल डेट है वो हो जाएगा। आप किसी भी इलेक्शन में देखते रहो, चाहे वो सीपीएम का हेडक्वार्टर है चाहे वो सीपीआई का हेडक्वार्टर है, कभी भी हमारी लीडरशिप आपको वहाँ नहीं मिलेगी। हम लोग भी हेडक्वार्टर तभी जाते हैं, या तो हमें कॉल किया जाता है या हमें कहा जाता है कि इस दिन से इतने बजे से इतने बजे तक आपको ड्यूटी पे वहाँ बैठना है, कभी नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ सब जो सुबह सुबह मंदिर में जाके माथा टेकने वाली प्रथा है वो हमारी वामपंथी पार्टियों में नहीं है। तो आप हेडक्वार्टर माओ सेतुंग के तौर पर बम्बार्ड नहीं करते हैं, बट हेडक्वार्टर से दूर रहते हैं। नहीं, हेडक्वार्टर में हम जाते हैं, पर तभी जाते हैं जब हमें कॉल आती है या वहाँ पे ड्यूटी लगती है। 1 मिनट, प्रकाश करात क्या कह रहे हैं जरा हम सुनते हैं। We know that. We are confident. What about Bengal? केरला में आए हैं, कैसे देखें उसके? फिलहाल है एक चेयर मूवमेंट आपके लिए? जीतने के लिए तो कोई शक नहीं, हम जीतेंगे। लेकिन बंगाल से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही प्रकाश। हाँ, we expect hope to improve our position है नहीं, बस अभी नहीं, रिजल्ट आने दीजिए फिर कुछ कहेंगे। प्रकाश करात जी को अब भी भरोसा है कि केरल में जीतेंगे, पश्चिम बंगाल को लेकर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। इन स्थितियों में एक सवाल ये कि प्रकाश करात के बाद सीताराम येचुरी का आना, सीताराम येचुरी का गठबंधन की दिशा में कदम बढ़ाना, कांग्रेस को लेकर ही साथ लेने का जिक्र आने पर कहना जनता ने गठजोड़ किया, हमने नहीं किया, क्या ये डेंजरस ट्रेंड रहा इस चुनाव के बाद? लगता है ऐसा? देखिए, मैं तो सीपीएम से नहीं हूँ। नहीं, हम लेफ्ट के नजरिए से हम समझिएगा। देखिए, लेफ्ट फ्रंट में जो पार्टियां हैं वो अपने अपने विषय में कह सकती हैं इस मामले में कि क्या डेंजरस ट्रेंड रहा क्या नहीं रहा। पर ये जरूर लगता है जो बंगाल के इलेक्शन में है कि कहीं ना कहीं कार्डर को अलायंस को मानने में कोई प्रॉब्लम रही होगी, नहीं तो ये ट्रेंड नहीं हो सकता था बंगाल में जो ये दिखाया जा रहा है। अब ये किस पार्टी के कार्डर को प्रॉब्लम रहेगी ये तो बाद में हम एनालिसिस करेंगे, और वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज में क्या हुआ वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, स्मिता जरा बात कीजिए, आप ममता बनर्जी के भाई के साथ हैं। स्मिता, आवाज आ रही है? नहीं डॉक्टर। शहनवाज जी, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? बहुत देर से आ रही है आपकी जी, आवाज। तो बहुत देर बाद बताइए कि असम में तो सत्ता आपकी बन रही है, ये तो लगभग अब बहुत साफ हो गया, और पश्चिम बंगाल में बड़ा विस्तार है, केरल में सिर्फ 1 सीट की स्थिति है। ये सब कुछ के पीछे सफलता की वजह क्या है? मोदी गवर्नेंस, रीजनल जी अप्रिशिएट करेंगे हाँ, कि जो बातें मैंने सुबह में आपको पहली पंक्ति में कही वो बात मेरी सच हुई है। मैंने क्या कहा? हाँ। मैंने कहा आसाम में सरकार बनाएंगे, केरल और बंगाल के अंदर आपने उसको ब्रेकिंग में भी चलाया कि बंगाल में और कामयाब होंगे जी, और कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश को आगे ले जाएंगे। देखिए, देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। 2 सरकार कांग्रेस की चली गई है, हमने उस सरकार को नहीं हटाया, जनता ने हटाया है। अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना होगा कि सिर्फ बीजेपी का विरोध करना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, सरकार की हर बात की आलोचना करना, इससे जनता उनसे नाराज़ होती है। एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल भी वो अदा कर नहीं पा रहे। और जिस तरह की स्थिति है आसाम के अंदर, हमारे विरोधी हरदम ये कहते थे कि वहाँ माइनॉरिटी का बहुत वोट है, इसलिए वहाँ बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ भी सबका साथ सबका विकास का नारा चला है। जो लोग माइनॉरिटीज़ को बीजेपी के नाम से डराते थे वो डरा नहीं पाए, और सब लोगों ने मिलकर वोट दिया, इसलिए आसाम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी। शहनवाज जी, हम आपको दिखाते हैं कि गुवाहाटी में बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या जश्न मन रहा है, आप भी देखिए। मनोज्ञा, जरा दिखाइए तो। जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, उत्साह का माहौल है गुवाहाटी में। मैं इस समय हूँ गुवाहाटी स्टेडियम के सामने, जहाँ आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बिहू डांस कर रहे हैं, कितना उत्साह है आज? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार हमारा बीजेपी पार्टी जा रही है, लोगों में उत्साह है, समर्थकों में उत्साह है, सेलिब्रेशन का समय है, क्योंकि जो रुझान बता रहे हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आ जाइए, काबिज है। सर्बानंद सोनोवाल की जीत है, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की जीत है, और वहीं अमित शाह के साथ साथ नरेंद्र मोदी की जीत है। और इस पूरे प्रकरण में आप देख सकते हैं कितना उत्साह का माहौल
माहौल है गुवाहाटी में, लोगों में उत्साह है कि उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं, उन्होंने जिसे वोट दिया वो जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, असम आज तक। जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो रहे हैं, अब दूसरी तरफ स्मिता के पास चल रहे हैं। जी प्रसून, एक मिनट में, अगर आपको मेरी आवाज इस वक्त मिल रही है, यह बात कीजिए। बाबू स्वपनदा हमारे साथ हैं यहाँ। स्वपनदा बताइए, ममता बनर्जी कर क्या रही है इस वक्त घर पे? हाँ, ममता बनर्जी कर क्या रही है आज इस वक्त घर पे? ममता बनर्जी एगिए चलो, আমরা তোমার সাথে আছি। क्या वो नतीजे देख रही है टीवी पर? हाँ, क्या वो नतीजे देख रही है टीवी पर? दीदी कुछ नहीं देखता है, दीदी रिजल्ट आउट होगा उसके बाद देखेगा। रिजल्ट आउट होगा, आप लोग खुशी कैसे मनाएंगे? इतनी बारिश हो रही है। देखिए भगवान ने ये ममता बनर्जी को महामाटुल की सरकार ने जिस हिसाब से मानुस ने पश्चिम बंगाल के जन्म ने जिस हिसाब से ममता बनर्जी को जिताया है और जीत की तरफ ले जा रहे हैं, भगवान भी साक्षी होके आ रहे हैं हमारी खुशी में, बारिश के रूप में जो हम लोग मना रहे हैं, बारिश से मना रहे हैं। ये रंग गुलाल जो है खेला जा रहा है, बारिश से कोई असर नहीं? কোনো প্রবলেম নেই, কোনো প্রবলেম হয় না। আমাদের বৃষ্টি হলো শুভ, আমাদের বৃষ্টি ছাড়া কোনো শুভ কাজ হয় না, আমাদের বৃষ্টি হলো শুভ কাজ। सब हरे रंगों में रंग चुके हैं यहाँ पर ममता बनर्जी के। अब आपको लगता है कि आने वाले सालों में लेफ्ट फ्रंट में कोई नेता होगा जो ममता बनर्जी को चुनौती दे पाएगा? कोई चुनौती दे पाएगा कोई लेफ्ट का नेता आने वाले सालों में? कोई लेफ्ट का नेता ममता बनर्जी को आने वाले सालों में चुनौती दे पाएगा? देखिए इस बारे में ममता बनर्जी जानते, हम लोग नहीं जानते। पूरा परिवार आज साथ ही बैठा है, परिवार एक साथ नहीं है एकदम। और बाहर जो है खुशियां मन रही हैं, यहाँ बकायदा तृणमूल कांग्रेस के समर्थक झंडे वगैरह लेकर मौजूद हैं। कुछ महिलाएं यहाँ स्टेज पर जो है छिप कर खड़ी हैं बारिश से बचने के लिए। जरा इनसे भी बात कर लेते हैं, अगर प्रोवीर इन्हों दिखा सके। ये देखिए तृणमूल कांग्रेस की मालाएं पहनकर आई है। कहाँ से आई हैं आप? এখানেই আমার বাড়ি, এখানেই পাশেই, দিদির বাড়ি পাশেই। বৃষ্টি হচ্ছে, ওটা থেকে একটু সেলিব্রেশন খুব আনন্দ, বৃষ্টি হোক হোক, পুষ্প বৃষ্টি है। कहते हैं कि दुर्गा माँ के आने की जिस तरीके से आह्वान काफी बार बारिश से होती है, तो माँ चली आई है। और जो विपक्षी नेता है सूर्यकांत मिश्रा, लोगों का कहना है कि सूर्यास्त हो चुका है। हरे रंगों में यहाँ लोगों को लगने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। प्रसून जी यकीनन, और ममता बनर्जी भारी मतों से आगे बढ़ते हुए 200 का आंकड़ा वो पार करेंगी, जो संकेत रुझानों में नजर आ रहा है। लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के लिए। 2 राज्यों में सत्ता परिवर्तन, 2 राज्यों में जस के तस की स्थिति, ये आपके स्क्रीन पे बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि केरल में सत्ता परिवर्तन है, असम में सत्ता परिवर्तन है, तमिलनाडु में जयललिता की गद्दी बरकरार, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता की गद्दी बरकरार। यानी दोनों महिलाएं जहां पर कमान संभाले हुए थी, उनकी गद्दी को कोई नहीं डिगा पाया है, ये एक स्थिति है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी, ये सवाल तो कांग्रेस को लेकर बार बार उठेगा कि जिस तरीके से 2015 में आप लोग बीजेपी को गठबंधन के सहारे हराने की स्थिति में बिहार में ले आए, और 2000 आप खुद कह रहे हैं कि असम में हमारे साथ गड़बड़ी हो गई, हमने गठबंधन नहीं किया। आपको लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर कांग्रेस अभी भी सिवाय विरोध के और कुछ नहीं कर पा रही है? उसके सामने जहन में मोदी आते हैं और उधर से काउंटर रिफ्लेक्शन होता है, हम कांग्रेस मुक्त कहेंगे। जनता को लगता है कि कहां कांग्रेस भी इस दिशा में जा रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने अपना रचनात्मक वैकल्पिक कार्यक्रम अब तक देश के सामने नहीं रखा है और बीजेपी का विरोध कर रहा है असूलों पर, क्योंकि हमें लगता है कि आज के दिन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो सांप्रदायिकता का लहर बढ़ते जा रहा है, और जिसका प्रतीक हमने कल भी देखा था जबकि ये अकबर रोड का सिलसिला उठा, कि इसका विरोध करना सबसे ज़रूरी है। तो जहाँ हो सके हम गठबंधन करते हैं, जहाँ हो सके महागठबंधन करते हैं, और कभी कभी जो गठबंधन करने का एक मौका हमें मिलता है, जैसा कि असम में मिला AIUDF के साथ करने का, वो हाथ से छूट गया, मुझको अफसोस है। लेकिन जब तक कि बोडो पीपल्स फ्रंट हमारे साथ में न रहे, तब तक असम में, खास तौर पर लोअर असम में जीतना मुश्किल था, और वो अफसोस की बात है कि हमें छूटकर निकल गया, क्योंकि गोगोई ही थे जिन्होंने समझौता करवाया था बोडोलैंड के सिलसिले में। यानी कांग्रेस के सामने ये स्थिति आ गई है, वो अकेले नहीं चल सकती है। मुझको लगता है कि आने वाले कम से कम 5-6 साल तक आगे हम अकेले नहीं चल सकते। 1998 से लेकर
जबकि पचमढ़ी में हमारा चिंतन शिविर हुआ और हमने कहा कि नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, जबकि 1999 के लोकसभा नतीजे निकले, तब से हमने अपना मन बदला। और आपने देखा कि सन 2004 में जबकि हमें मात्र 140 सीट मिले, हमने सरकार बनाई और फिर और 5 साल के लिए बनाई। तो जिस पार्टी ने सरकार बनाई हो 10 साल तक, 2 साल में हम हार रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं बनता है कि हम आईसीयू में हैं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ सीखने का है और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमारा नेतृत्व देश के सामने एक रचनात्मक वैकल्पिक कार्यक्रम रखे और साथ साथ बीजेपी के साथ लड़ते रहे। नेतृत्व को लेकर भी उलझन है, नेतृत्व को लेकर भी उलझन है कि कौन नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस में। ये इसमें कोई, मुझको लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है। नेतृत्व कर रहा है हमारे जो अध्यक्षा हैं उनके नीचे और उनके साथ जो उनके बेटे लगे हुए हैं। तो ये दो बनता है हमारा। क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आता है ना मणिशंकर अय्यर साहब की राहुल गांधी की हिसाब से कांग्रेस चले? नहीं, वो तो तब ही हो सकता है जबकि और यदि राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष बने, नहीं तो तब तक ये इन दोनों का गठबंधन माँ बेटे का वो हमारे नेतृत्व में चलेगा। और कुछ लोग सोचेंगे कि शायद हमारा दास्तान सोनिया जी से जुड़ने से हो जाएगा और कोई सोचेंगे कि हम राहुल जी के साथ लड़ जाएं। आपको समझ में आ रहा है क्या मुझको नहीं लगता है कि इनके बीच में कोई मतभेद हो। नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस उलझन में क्या होगा? नारे लगने शुरू हो जाएंगे 10 जनपद के बाद, प्रियंका लाओ देश बचाओ। तो प्रियंका को लाने में प्रियंका को लाने की बात, प्रियंका आई तो हम सब उसका स्वीकार करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रियंका आए। अब कोई नहीं है पार्टी में जो कि कहता है कि प्रियंका ना आए सिवाय प्रियंका, और प्रियंका कहेगी तो मैं तो कांग्रेस का मेंबर ही नहीं हूँ। तो इसलिए ये जो ड्यूअम्विरेट है, इसको आपने ट्रायम्विरेट कर दिया कि तीनों आ गए, तो हमें कोई इतराज नहीं है। यानी इशू दर स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण है या गांधी परिवार के फैमिली का नेतृत्व महत्वपूर्ण? टैक्टिकली गांधी परिवार का नेतृत्व, क्योंकि वो ना हो तो हमारा अनुभव रहा है, जबकि गांधी परिवार का कोई भी नहीं था, यदि नरसिम्हा राव का ज़माना हो या सीताराम केसरी का, कि हमें इतना चोट लगा उन 7-8 साल में कि उससे भी उभर कर आने का मुश्किल है। टैक्टिकली बहुत ही ज़रूरी है कि गांधी परिवार हमारी पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन स्ट्रेटेजिकली मुझको लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि महागठबंधन जिस किस्म का सोनिया जी ने कायम किया था सन 2004 में, उसको पुनः कैसे बना सकते हैं। इसमें मुश्किलात होंगी और आखिर तक पता नहीं होगा कि महागठबंधन बन गया या नहीं, लेकिन जिस हद तक बनता है उस हद तक बीजेपी की चुनौती हम दे सकेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस की हार, ये जो नजर आ रहा है पूरे मानचित्र पे जिस तरीके से साफ हो रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का कद बढ़ेगा, गांधी परिवार निशाने पर आएगा, बीजेपी नारा लगाएगी कांग्रेस मुक्त भारत का। इससे आपको अब सामना करना, ये राजनीति है, इसका हम जवाब देंगे, उनसे लड़ेंगे। क्या मैं सुब्रमण्यम स्वामी जैसे उल्लू पागल को देखकर मैं डर जाऊं? मैं बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग हैं बीजेपी में, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे। अब इससे हंसी लगता है, हंस रहे हैं मेरे मित्र, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि यदि वो ऐसे लोगों पर भरोसा रखें, वो क्या नाम है उनका जो कल्चर मिनिस्टर है उनका, महेश शर्मा जी, उनको सभ्यता नहीं पता, संस्कृति नहीं पता। तो इस हालत में अब ये वीके सिंह हैं, उलट पुलट चीज़ कहते हैं। मैंने कल किसी कांग्रेस लीडर से पूछा कि इस व्यक्ति को आपने कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया और क्यों नहीं हटाया? तो ऐसे फजूल के लोग बीजेपी में जुड़े हुए हैं कि इसी से हमें आशा बढ़ती है कि हाँ एक दिन आएगा जबकि लोग चुस्त होंगे। तो अगर वो फिजूल के लोग हैं, तो उस फिजूल के लोगों के बावजूद आप न तो उनका काउंटर कर पा रहे हैं और न आप अपनी नेकनीयती साबित कर पा रहे हैं। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसने बहुत साल हुकूमत की है। आप ही कहते हैं कि हर गांव में उसका झंडा उठाने वाला है। इतने बड़े संगठन के बाद मुझे एक सवाल तो ये कि आप अपनी विश्वसनीयता क्यों नहीं वापस ले पा रहे अगर सामने फिजूल के लोग हैं। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि आसाम में हमें समझौते करने चाहिए थे, पोल अलायंसेस हमने नहीं किए,
क्योंकि आसाम में गोगोई को लगता था कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। तो एक तरफ आप कहते हैं कि ममता बनर्जी को नहीं जाने देना चाहिए था, पुडुचेरी में जाने नहीं देना चाहिए था अपने कुलीग्स को, और दूसरी तरफ जो कुलीग हैं वो अपनी शर्तें इस तरह थोप देते हैं, हाईकमान भी बौना हो जाता है। तो ये जो अंतर विरोध है आपके, आप इनसे कैसे जूझेंगे? इसको जो आप अंतर विरोध कहते हैं जी, उसको मैं लोकतंत्र कहता हूँ। ये हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ की फैसला लेने के पश्चात अनुशासन हो, लेकिन उसके पहले मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे कांग्रेस में जी रहा हूँ, क्योंकि मुझको खुली इजाज़त है कि जो मेरे सोच है मैं उसको सामने रखूँ। कभी कभी उसको स्वीकार किया जाता है और अक्सर उसको अस्वीकार करके तब भी कहते हैं कि मणिशंकर रहे, क्योंकि उनके जो विचार हैं उस पर भी हमें गौर करना आवश्यक है। तो ये तो हमारी इनर पार्टी डेमोक्रेसी की प्रशंसा आप कर रहे हैं। ये हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से एमजीआर की मूर्ति को दूध से नहलाया जा रहा है, और जो भी जयललिता की तस्वीर रहती है उसके बगल में एमजीआर की तस्वीर जरूर रहती है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वहीं पर एमजीआर की जो मूर्ति है उसको दूध से नहलाया जा रहा है। क्योंकि बहुमत के लिहाज से अगर देखना चाहें तो 116 सीट होनी चाहिए, लेकिन 114 सीट तक एआईडीएम के पहले रुझानों में आगे जा चुकी है, यानी सत्ता में उसके बरकरार रहेगी। असम में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, बरकरार रहेगी, लेकिन जब तक कि अदालत का फैसला ना हो, ये मत भूलिएगा कि जयललिता जी अब इस मूर्ति के भी आगे निकल गई हैं, क्योंकि तीसरी बार है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार कोई लौट के आया। ये तो पहली बार है जिसका जिक्र देखिए श्रीनिवासन जी कर रहे हैं कि एमजीआर भी ये नहीं कर पाए खेल और उसके आगे निकल गई जयललिता। तो जयललिता की राजनीतिक दूर की कौड़ी जिस लिहाज से उन्होंने चली, समझी, बूझी, और जिस तरीके से जो वेलफेयर का जो पूरा का पूरा परिभाषा था वो लोगों की जरूरतों के साथ सत्ता को कैसे जोड़ दिया जाए, इसको जयललिता ने बाखूबी किया। और 115 सीट पर एआईडीएमके यानी बहुमत की दृष्टि से महज एक सीट अभी रुझानों में अभी और भी आना है, जिस लिहाज से 24 सीट अभी भी बची हुई हैं। लेकिन केरल में पूरे 140 सीट आ गई है, लेफ्ट की वापसी हो रही है। असम में लगभग तय हो गया कि वहां पर बीजेपी अब कितने बड़े बहुमत से जीतेगी, सवाल सिर्फ इतना है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर सिमट रही है और एआईडीएफ जो है वो 14 सीटों पर आगे आई है। तो ये बहुत साफ संकेत है कि अगर ये गठबंधन हुआ होता तब क्या होता, जिसको लेके कांग्रेस अफसोस कर सकती है। लेकिन शायद बीजेपी के लिए यही एक आस थी कि ये गठबंधन ना हो, और उसका सफलतापूर्वक उसने दिखला भी दिया और 74 सीटों पर वो सरकार बनाने के साथ अब पहले रुझानों में आ गई है। लेकिन शहनवाज जी, एक सवाल, जिस लिहाज से मणिशंकर अय्यर जी ने मौजूदा वक्त में, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, महेश शर्मा हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, इनके जो भी स्थितियां जो सामने निकल कर आती है, कहते हैं कांग्रेस को उसी से ऊर्जा मिलेगी और कांग्रेस रिबाउंस करेगी, गलतियां आप करेंगे। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अगर आपके पास सुब्रमण्यम स्वामी ना हो, वीके सिंह ना हो, महेश शर्मा ना हो, तो फिर यही तो आप लोग की उपलब्धि है, इसके जरिए ही तो आप लोग अपना एक औरा बना पाते हो। क्या है मुश्किल दोनों में? चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी जी का नेतृत्व रहेगा तो कांग्रेस की यही हालत होगी। आज चर्चा का विषय महेश शर्मा नहीं, राहुल गांधी हैं, क्योंकि पूरा चुनाव, पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई। और अगर मणिशंकर जी ये भी कह रहे हैं कि हमारे नेताओं की जगह अपनी पार्टी के नेताओं पर विचार करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई, आप कर रहे हैं। एक तरफ बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ एक माला में पिरोए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जाकर केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं, तो कौन यकीन करेगा? डबल स्टैंडर्ड राजनीति का साफ साफ दिख रहा है। एक स्टेट में आप गठबंधन में, एक में सामने लड़ रहे हैं। और आसाम के अंदर अगर किसी से समझौता नहीं हुआ तो ये आपकी दिक्कत है। हमने अच्छा समझौता किया, हमने लोगों के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश की, हम आगे बढ़े हैं। इस चुनाव का संदेश क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में एक सीट पर थी वो 9 पर आप दिखा रहे हैं। चुनाव का संदेश ये है कि केरल में बीजेपी पहली बार इंटर कर रही विधानसभा में, तमिलनाडु में बीजेपी अच्छे से लड़ी है और आसाम में सरकार बनाया है। तो हम जब जीते हैं और जीतने के बाद हमें नसीहत की जगह अगर राहुल गांधी जी को नसीहत दी जाए कि आप अगर एक कोई चुनाव में हमारे यहाँ काम करते थे और वो एक बार लालू नीतीश के गठबंधन में जीत गए, पीके ले आए, अब कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर जी के सलाह की ज़रूरत कहाँ है? वहाँ तो पीके है
अब पीके सलाह दे रहा है, पंजाब में भी पीके है, हर जगह पीके है, तो लीजिए नतीजे यही आने वाले हैं। आप अगर कांग्रेस, आप ये सोचेंगे कि कोई नया व्यक्ति आएगा और कांग्रेस को जिता देगा और कांग्रेस आगे चली जाएगी क्योंकि वो हमारे साथ थे तो हमें जिता दिया, ऐसा नहीं है। भारत, हम जो देश में जीते थे, हम एक मिनट जवाब लेते हैं शहनवाज जी, आपने दो तीन सवाल कर दिए हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते थे। हम सवाल अपनी जवाब ही ले रहे हैं मणिशंकर जी से। मणिशंकर जी, दो सवाल बड़े साफ हैं कि राहुल गांधी ने ही स्ट्रेटजी बनाई, वो फेल हो गई। दूसरी स्थिति है आप लोग स्ट्रेटजी बनाने के लिए प्रशांत किशोर को लेकर आ रहे हैं। ये चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसमें तो जनता से सरोकार ही नहीं बच रहे हैं। अभी अभी शाहनवाज जी के राज्य में उनको इतनी बुरी तरह से हराया कि गजब की बात है कि शाहनवाज जी उसे भूल जाते हैं 3-4 महीने के अंदर। ठीक है कि असम में वो जीत गए हैं, लेकिन वही व्यक्ति जिन्होंने की स्ट्रेटेजी बनाई बिहार के लिए और इनको ऐसा पीटा, उनके बारे में कहना एक इलेक्शन के बाद कि हाय हाय वो हार गया अब इनको निकालो, इससे मुझे लगता है कि इनको सबसे बड़ा डर है राहुल गांधी पर कि क्या वो उनको ना हराएं। और वैसा ही प्रशांत किशोर तो इन्हीं के आदमी हैं। यही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के कारण ही तो हम जीते थे सन 2014 में। अब सन 2015 में वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पास गए, हमारी बहुत बड़ी जीत हुई और हमने सोचा कि इनका भी कुछ फ़ायदा ले लें। अब एक चुनाव में हम पीछे हट गए हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं बनता है कि हर चुनाव के आधार पर हम अपना स्ट्रेटेजी बदल करें। अब ये मोदी जी आते रहे ये नहीं बताया कि शाहनवाज जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में। हारे, यदि इनका नाम बताते तो शायद वो जीतते। शुक्र है कि अब उस सबक को सीखकर उन्होंने कहा कि सोनोवाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं आपको तंग नहीं करूँगा। मोदी के न आने पर असम में बीजेपी की जीत हुई है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं शहनाज भाई कि मोदी को हटाइए और शायद सन 2019 में आप मोदी जी के नाम पर ही तो जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी के में कितनी भीड़ आई आसाम के अंदर, लोकसभा में भी सीटें मिली। नरेंद्र मोदी जी ने जो एकॉर्ड किया बांग्लादेश के साथ, उसका भी प्रभाव वहाँ पे था। हमारा कहना है कि कांग्रेस के लिए आज आत्मचिंतन का वक्त है। आप ये देखिए कि जब हम बिहार में हार गए थे तो कहा जाता था कि बिहार हार गए। आप तो एक की जगह 2 जगह हार गए हैं, इसलिए चिंतन करने का वक्त आपका है। हमने तो चिंतन किया, हमारी कोई कमी होगी तो अब जरूर हम चिंता करते हैं और उसको दूर करके ताकत से आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम जीते हैं। आज कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का वक्त है कि क्या कमियां रह गई। कहते ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारी तो एक सरकार बिहार में गई थी, आपकी 2-2 सरकार चली गई। जनता क्यों नाराज है, इस पर चर्चा करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि एक बार में आपकी 2 ही तो बड़ी सरकार थी, केरल के अंदर और असम के अंदर, वो चली गई। कांग्रेस के लिए मैं समझता हूँ लोकसभा के बाद ये सबसे बड़ी हार है। और देखिए असम में सवाल ये नहीं है, सॉरी आप बोलिए। बीजेपी 822 सीटों में से कुल 85 सीटों में है। 74 सीटों पे ये आगे दिखा रहे हैं, एक जगह 10 पे एक जगह, 1 पे एक जगह। इन्होंने क्या ऐसा बहुत तीर मार दिया कि जब मोदी और अमित शाह सफल हो गए इन्होंने बिहार हार के बाद अमित शाह को हटा दिया था क्या? अरे पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी नीतियों के आधार पे, अपने नेतृत्व के आधार पे चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस बीजेपी अपने नेतृत्व के आधार पर लड़ती है, वामपंथी पार्टियां अपनी लड़ाई के आधार पे, अपने काडर के बेस पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर लड़ती हैं। तो ये इनको बीजेपी को समझना चाहिए। ये जिस तरह से कम्युनल पोलराइजेशन असम में और पूरे देश में कर रहे हैं, इन्हीं को उल्टा आके पड़ेगा। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जिसने तालिबान पैदा किए उसी को निपटना पड़ा अमेरिका को, जिसने ISI पैदा किए वही निपटेगा। आप देखिए अपने घर में अगर गलत जगह ये बबूल बोले इनको मुश्किल होगी। ये देश चलाना मुश्किल होगा। देश चलता है फलसफे से, देश चलता है आर्थिक नीतियों से, देश चलता है सामाजिक और आर्थिक उत्थान से। देश जो है ज्यादा देर तक हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करा के और ये कम्युनल राजनीति सांप्रदायिक विभाजन करा के नहीं चलता है, ये देश को नुकसान पहुंचाता है। नहीं तो इसके आपका ये कहना है कि कम्युनल पोलराइजेशन की वजह से असम में बिल्कुल इन्होंने 9 महीने में 11 दंगे करवाए हैं वहां। हम एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखला रहे हैं, ये तरुण गोगोई की तस्वीर है जो कि वहां पूजा कर रहे हैं कामाख्या मंदिर में जब गए थे उस वक्त की ये तस्वीर है।
और लेकिन उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है, 117 सीटों के रुझान आ गए हैं। तो तरुण गोगोई जो एक चेहरा, एक पहचान, और शायद उसी चेहरे के आसरे और उनके गवर्नेंस के आसरे कांग्रेस ने उन्हीं के हिसाब से पूरी रणनीति बनाई असम में। लेकिन वहाँ पर बीजेपी पहली बार उत्तर पूर्व राज्य में बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला है, वहाँ पर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। ये शुरुआती रुझान जरूर है, लेकिन एक लिहाज से रुझान जिस लहजे में अब आकर टिक गए हैं उसमें अब इसमें कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं होगा। जितनी सीट चाहिए बहुमत के लिए उसको वो पार कर चुकी है। तो असम में सत्ता परिवर्तन के साथ बीजेपी का आगमन, केरल में सत्ता परिवर्तन के साथ एलडीएफ का आगमन, ये एक स्थिति इन दोनों जगहों पर आई है। लेकिन दूसरी तरफ भारी बहुमत के साथ ममता बनर्जी की वापसी, और ये कहीं ना कहीं एक संकेत है मणिशंकर अय्यर जी, ये थोड़ा समझना होगा कि लेफ्ट स्टेट पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अगर 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो ये सिर्फ कॉमनल एस्पेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं या कुछ और आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? एक अल्टरनेटिव बंगाल भी खोजने की दिशा में सोच रहा है, एक क्रिटिकल होना चाह रहा है, वो इसको आप महत्व नहीं दे रहे हैं। न भूलिएगा कि बीजेपी का शुरुआत मतलब जनसंघ का वो श्याम प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुआ। तो बंगाल में हमेशा एक परिस्थिति रही है जहाँ की बहुत से मुसलमानों का वहाँ होने के कारण ये हमेशा एक खतरा रहा है कि सांप्रदायिकता के साथ जो जा सकते हैं। शुक्र है कि वामपंथी पार्टियां और एक हद तक कांग्रेस पार्टी ने इसको आश्वस्त किया कि इतने बड़े एक मुसलमान माइनॉरिटी होने के बावजूद वहाँ सांप्रदायिकता समानता बना और एक खुशी का एक माहौल बना। वैसा ही असम में अब आज के दिन, और मैंने आपको आगे से कहा है कि ममता तो हमारी एक हैं जिनको कि हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन जहाँ तक कि असम का सवाल है वहाँ सबसे बड़ा खतरा बीजेपी को या देश को दो चीज़ से। बीजेपी को जो खतरा है वो ये है कि कांग्रेस के हिमंता शर्मा को ले लिया, और जो हंगामा हिमंता शर्मा ने गोगोई के साथ किया वही वो जाकर सोनोवाल के साथ करने वाले हैं, क्योंकि वो बस एक नंबर बनने के लिए गए हैं। दूसरी चीज़ वो ये है कि मोदी जी जब गए थे वहाँ सन 2014 के इलेक्शन में, उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदू आता है बांग्लादेश से उसको यहाँ रहने का अधिकार है, मुसलमानों पर हम केवल ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि जो गैर कानूनी अंदर आता है उसको हम निकाल देंगे। मतलब माइग्रेशन इशू को पोलराइज किया कम्युनली। और ये है सबसे बड़ा खतरा कि एक ऐसा विषय निकल आया है आज के नतीजे के कारण जिस पर कि शाहनवाज जी और दूसरे जो नहीं, आप जो कह रहे हो देखो मणिशंकर जी ये ठीक है, लेकिन सवाल एक और है कि लेफ्ट की पूरी ट्रेनिंग चाहे वो केरल में हो या बंगाल में हो, आपके लिए तो धर्म अफीम था। लोगों की ट्रेनिंग लेफ्ट मानसिकता के साथ होती है, तो फिर बीजेपी की एंट्री वहां क्यों हो रही है? देखिए बीजेपी की एंट्री देखिए टेम्पररी फेज में अस्थायी तौर पे ये संभव है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में कह दिया जी 15 लाख आएंगे, 10 दिन में महंगाई घटा दूंगा, दाल पहुंच गई 215 रुपये आए नहीं, वो जुमले थोड़े दिन चल सकते हैं पर ज्यादा लंबे समय तक ये जुमले नहीं चलते हैं। देखिए प्रसन्न वाजपेयी 2 साल के बाद जीती है बीजेपी। देखिए मेरी बात सुनिए, आसाम की परिस्थितियों में जिस तरह से पिछले 9 महीने में वहाँ लगातार पोलराइजेशन हुआ, उधर से कांग्रेस का वहाँ से अलायंस नहीं हुआ, तीसरा वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने एक सब्जबाग दिखाया जनता को, वो अभी देख रही है, थोड़े दिन में उन्हें भी पता लग जाएगा। हम चाहते हैं कि हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार जो असम में है वो ईमानदारी से वहाँ की जनता का भला करे और असम का आर्थिक और सामाजिक उत्थान ऊपर ले जाए, पूरे उत्तर पूर्व का ले जाए। पर वो हमने पूरे देश का भी देख लिया कि किन लोगों का उत्थान हो रहा है, बिचौलिया पूंजीपतियों का उत्थान हो रहा है, आम जनता का तो हो नहीं रहा। तो वो अभी देखेंगे तो रेमिनेंस पीरियड आएगा कब, पुनः जागरण? फिर देखिए लड़ाई तो जारी रहेगी ना। वामपंथी पार्टियां तो लड़ाई में विश्वास रखती, हाँ। चाहे वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश था, सबसे ज्यादा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा प्रदर्शन हम तो लड़ाई में विश्वास करते हैं और आम जनता की लड़ाई लड़ने में हम पीछे रहते नहीं। हमने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को मुंह की खा के दिखाई, आने वाले दिनों में महंगाई के खिलाफ भी दिखाएंगे और हमेशा करते रहे। हम इन ये जो इलेक्शन सिस्टम है ये फर्स्ट पास दी पोस्ट बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है, बहुत खराब सिस्टम हमारे देश का। ये पूरे विश्व में गिनती से 10-12 देशों में ऐसी इलेक्शन व्यवस्था रह गई है, इसे बदलना चाहिए। इसमें भौंडा स्वरूप पैसे का आ गया, इसमें भौंडा स्वरूप मसल पावर का आ गया, इसे खत्म होना चाहिए। जीवीएल 3 सवाल।
क्या ये कॉम्युनल एस्पेक्ट है जीत के पीछे? क्या ये मोदी गवर्नेंस वजह है? क्या ये स्ट्रेटजिकली गठबंधन वजह है जीत के पीछे? जी सबसे पहले ये जीत है गवर्नेंस के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव में, असम के चुनाव में था, एक खराब शासन का था, भ्रष्टाचार का था, मिडिलमैन का था, दलालों की सरकार थी। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि गांव-गांव में लोग मुझे यही कहे, जब मैं खुद ये पूछो ना, सबसे बड़ा कांग्रेस का दलाल को तो इन्होंने लिया है। सुन लीजिए, 13 स्कैम में नाम है उसका, शारदा नारदा सब है। मुझे सबसे बड़ा कांग्रेस का दलाल को उसके बाद सवाल करेंगे, पहले सुन लेते हैं। जी बोले। मैं जनता की बोल बता रहा हूं, जो जनता मुझे गांव-गांव में मुझे जो खुद बताया जब मैं कैंपेन वहां चुनाव के दौरान गया था। दूसरा, एक असम की जनता को लगता है उनको अस्तित्व को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ये कोई सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि ये असमीज वर्सेस बाहरी, खासकर जो बांग्लादेशी है, उसको लेकर एक अस्तित्व की लड़ाई है जनता की। और तरुण गोगोई सरकार ने असमीज जनता के साथ घोर अन्याय किया है। ये भावना बहुत ही स्ट्रांग है लोगों में, तो इसलिए मैं समझता हूं ये दो स्तर पर है। ये तो ये गवर्नेंस का जीत है। दूसरा, स्थानीय लोगों की अपनी अस्तित्व को लेकर, असमीज आइडेंटिटी को लेकर जो चुनाव थे, उसके लिए हमें नतीजे मिले हैं। ये सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो असमीज, नेटिव असमीज मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तादाद में हमने वोट दिया था। यहाँ कम्युनिटी का कोई महत्व नहीं था, केवल और केवल असमीज आइडेंटिटी और उसकी खत्म होने की जो उनकी जो डर है, वो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रह के उस डर की भावना को आगे बढ़ाया है, उनके साथ अन्याय किया है, ऐसा एक माहौल था। तो ये दोनों काम किया है और हमारी जीत में, और भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत अच्छी एक लहर जैसी स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार की महत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, उसको लेकर एक बहुत खुशी की माहौल है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न में। ये भी इस जीत में काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा मेरा मानना है। जी यकीनन। आपका सवाल क्या था? नहीं, मेरा सवाल इनसे था, मैं मोदी जी और सोनोवाल को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। हाँ। उन्होंने अपना पॉलिटिक्स किया है, जो पॉलिटिक्स किया है उसको जोर शोर से, बट दलाल का जब ये जिक्र करते हैं तो कांग्रेस का सबसे बड़ा दलाल जो 13 स्कैम में फंसा हुआ है, उसको ये लोगों ने पार्टी में लिया, हिमंत बिश्वा शर्मा को। हाँ। तो ये करप्शन इशू लेके बड़ा बड़ा बात करने का इनको कोई हक नहीं बनता, खासतौर से असम में। They have taken, जवाब दो। मतलब इन्होंने जिस आदमी सबसे बड़ा मतलब जीवीएल बताएं। या आप अब देखिए, कांग्रेस पार्टी हेमंतो बिश्वास की जो इमेज है, छवि है, आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए असम में, वो एक काम करने की नेता, एक जुझारू नेता, एक सक्षम नेता का छवि है। ये बताइए कि 13 स्कैम में वो फंसे नहीं, पता पहले इससे बताओ। अरे आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार में बताओ, आपने कहा कि भ्रष्टाचार, इनके सरकार ने केंद्र में जो बंजर स्कैम का जिक्र किया, निकाला, वो बंजर स्कैम में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप बाकी नेताओं की क्या बात कर रहे हैं? गांधी परिवार, ये बताइए गांधी परिवार को लेकर भ्रष्टाचार में आपने बोला ना, आप भ्रष्टाचार में वो शामिल है या नहीं है? लोकसभा चुनाव में भी हमने कांग्रेस के बंदे तोड़ के लिए 30 साल रहा है असम में। आप क्या बात करते हैं? अब हमें असम में सिखाए। आप ये बोलिए, बर्जर स्कैम आपके मोदी सरकार ने उसको निकाला और उसमें हिमंत बिश्वा शर्मा फंसा हुआ था। ये सब वजह से वो कांग्रेस से भागा, क्योंकि उसको 1 नंबर बनना था। उसको लगा कि गोगोई साहब अपने बेटे को ले आए तो वो 1 नंबर। जीत बहुत बड़ी है असम में, आप लोग की, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सवाल है स्ट्रेटजी क्या वाकई इस अनुकूल है जो आपके दिमाग में गवर्नेंस है, या आप लोग का भी जीत के लिए कांग्रेसीकरण हो रहा है? नहीं।